अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा में से आज हम पढ़ेंगे 5वां पाठ अनोखे राष्ट्रपति। इस पाठ को लिखा है महादेवी वर्मा ने। परिचय: जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1987 यानी 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। परिचय: महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थीं। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती हैं। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, सांध्य गीत ये कविता का संग्रह है, संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियाँ ये निबंध संग्रह है, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र तो ये रेखा चित्र है आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब देखते हैं गद्य संबंधी। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी नहीं था, मतलब उनमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। अब हम पढ़ रहे हैं पाठ क्रमांक 5 अनोखे राष्ट्रपति। तो इस पाठ में पहले ही महादेवी वर्मा ने बता दिया है कि राजेंद्र बाबू जो थे वो राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गुंथी है यह बताना कठिन है। मतलब राजेंद्र प्रसाद जी का जो एक छाया है वो छाया मुकम्मल तौर पर महादेवी वर्मा जी के जहन पर, उनके मस्तिष्क में जैसी पहली मर्तबा देखने के बाद बैठी वैसी आखिर तक रही। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं मतलब महादेवी वर्मा प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और गर्मी के मौसम में वो अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में उनका भाई उन्हें रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए आने वाला था, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे उन्हें व्यतीत करना पड़े। अब इन्हीं कुछ घंटों में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को देखा। तो वो कैसे दिखे? स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा, मतलब देहातियों के कपड़े पहने कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगाम दृष्टि जाकर लौट आई। मतलब एक बिल्कुल सामान्य आदमी बहुत सारे देहातियों के बीच में देहाती कपड़े पहनकर बैठा हुआ था। तो मैंने बस उनको ऐसे देखा और फिर मैं यहाँ वहाँ देखने लगी। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। फिर बाद में जब उनका भाई उन्हें लेने के लिए आया तो उन्होंने बताया कि सामने जो ये बेंच पर बैठे हैं ये कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो उन्हें लगा कि राजेंद्र प्रसाद इतने बड़े आदमी हमारे गांव में आए हैं, तो क्यों ना हम चलकर उनका अभिवादन करें। फिर वो उनके पास जाती हैं, उनसे अभिवादन करती हैं, उनकी खैरियत वगैरह पूछती हैं। फिर बताया है कि पहली ही दृष्टि में उनकी जो छाया, जो चित्र मेरे मस्तिष्क पर बन गया था, तो उसमें कभी भी कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सका। जैसे जो सत्य होता है, जो सच होता है, उसमें ना कुछ बढ़ाया जा सकता है ना ही कुछ घटाया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह राजेंद्र प्रसाद की जो छवि थी वो भी महादेवी वर्मा के मस्तिष्क में जैसी पहले दिन बनी, आखिरी वक्त तक वो वैसी ही छवि बनी रही। फिर बताते हैं उनका जो मुखड़ा या उनकी वेशभूषा अब बताई जा रही है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भौहों के बीच बड़ी बड़ी आँखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल ओंठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, मतलब गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के ओंठों को ही ढक नहीं लेती, नीचे के ओंठों पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी, मतलब मूछें भी उनकी थोड़ी बड़ी हुई थी। हाथ, पैर, शरीर सबकी लंबाई में ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास
मतलब फ़ौरन अपनी तरफ आकर्षित कर लिया करती थी। अब उनकी वेशभूषा के बारे में बताया है। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा देती है। क्यों? खादी की मोटी धोती ऐसे फेंटा बांधकर बांधी गई थी जो उनके दाहिने पैर पर घुटने को छूती थी और बाएं पैर पर पिंडली को छूती थी। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट जो ऊपर से, जिनकी बटन टूटी हुई थी तो ऊपर से खुले थे, लेकिन नीचे तक पैरों तक वो बंद गले के कोट में थे। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में जूते भी थे और मोजे भी थे, लेकिन मिट्टी लग जाने के कारण उनके जूतों का ना रंग पता चल रहा था और ना ही उनका आवरण पता चल रहा था। उसके आगे की गांधी टोपी भी उन्होंने पहनी हुई थी, जो गांधी टोपी एक अलग ढंग से पहनी हुई थी। और फिर आखिर में ये बता रही हैं कि ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी में, बहुत हड़बड़ाहट में कोई इंसान कपड़े पहनता हुआ बाहर निकलता है और जैसे वो अपने बटन वगैरह को लगाता है, जैसे कपड़े पहनता है, बस वैसा ही वो कपड़ा पूरा टाइम उसके शरीर पर लटका रहता है। उनकी मुखाकृति देखकर, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चेहरे को देखकर, उनके चाल को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे हमने पहले इन्हें कहीं देखा है, क्योंकि उनके चेहरे में देहातियों जैसी इतनी समानता थी कि उनको देखकर ऐसा ही लगता ही नहीं था कि हम इनसे पहली मर्तबा मिल रहे हैं। यही ज्ञात होता था कि हमने इन्हें कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। तो इस तरह से ये उनका सरल स्वभाव ही बताया गया है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उनकी वेशभूषा जो हम लोगों ने देखा एकदम अस्त व्यस्त थी। तो अस्त व्यस्तता, उनकी वेशभूषा को जब हम ध्यान में लाते हैं तो उसी के साथ साथ उनके निजी सचिव का मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी, तो प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम था चक्रधर जी का भी फ़ौरन ध्यान जहन में आ जाता है, क्योंकि जैसे ही राजेंद्र प्रसाद अपने जूते उतारते थे, अपने मोजे उतारते थे, अपने कोट उतारते थे, टोपी उतारते थे, तो सारी चीज़ों को एकदम इत्मीनान से, प्यार से ऐसे उठाकर, जो चक्रधर जी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वो उसे इत्मीनान से उठाकर अपने पास सहेज कर रख लिया करते थे। ऐसा लगता था कि ये उनके लिए बहुत एहसानमंदी की बात है कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कपड़े ले रहे हैं और उनको उस पर काम करने का मौका मिला है। ये उनके लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। तो बहुत प्यार से वो उन्हें उठाते थे और उन्हें संभाल कर अपने पास रख लिया करते थे। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ने बताया है कि मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक कभी नहीं देखे। तो यहाँ तक था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पूरा आवरण। अब बताया गया है राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर महादेवी वर्मा को 1937 में उस समय प्राप्त हुआ जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय भवन का शिलान्यास करने आए थे। मतलब महिला विद्यापीठ महाविद्यालय का इनॉग्रेशन, उनका संघीय बुनियाद रखने के लिए आए थे। तब महादेवी वर्मा जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर उन्हें समझने और जानने का, बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। फिर ये बताया है उनसे ज्ञात हुआ, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ज़रिए ही पता चला कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो वो महादेवी वर्मा जी से कहते हैं कि अगर आपको ये उचित लगे तो आप मेरी जो पौत्रियां हैं वो उन्हें अपने ये जो महाविद्यालय है, विद्यापीठ महाविद्यालय का जो स्कूल है, आप उन्हें वहाँ पर रखें और उन्हें वहाँ पर पढ़ाई करवाएं। ऐसे महादेवी वर्मा जी को कहती हैं। तो फिर उसके बाद वो राज़ी भी हो जाती हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि सबसे बड़ी लड़की, फिर उससे छोटी लड़की, फिर उससे छोटी लड़की, ऐसे सारी जो राजेंद्र प्रसाद जी की सारी के घर की लड़कियां थी वो सब के सब फिर महादेवी वर्मा जी के विद्यापीठ महाविद्यालय में वो आती हैं और वहाँ पर वो छात्रावास भी करती हैं और वहीं से अपनी तमाम पढ़ाई को मुकम्मल करती हैं। फिर उसके बाद बताया है उन्हें देखने प्रायः, मतलब अपनी बच्चियों से मिलने के लिए प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी का मतलब उनकी बीवी को भी निकट से जानने का, उन्हें देखने का मौका मिला।
तो अब उनकी बीवी के बारे में बताया है, वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। मतलब ममता भी कूट कूट कर भरी हुई थी, सब लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देने वाली थी, सब लोगों के साथ घुल मिल कर रहने वाली थी। प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। सबसे ज़्यादा अपने पति और अपने परिवार की सेवा को अपना धर्म समझती थी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया। मतलब बहुत छोटी उम्र में ही उनका विवाह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हो गया था। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर झुकाकर, घूंघट लेकर, एक ही मुद्रा में, एक ही जो हमारा पहलू होता है, एक ही पहलू में बैठे रहना पड़ता था, मगर उन्होंने कभी उस पर उफ तक भी नहीं किया था। तो इसी वजह से क्या हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी में इतना झुकाव पैदा हो गया कि नौजवानी में ही वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। उनकी रीढ़ की जो हड्डी थी वो थोड़ी सी झुक गई थी, तो वो झुक कर खड़ी होती थी। फिर बताया है, बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं की तरह ही सादगी के साथ रहें। वे खादी के कपड़े पहने जिसे वे स्वयं ही धोती थीं। उनका साबुन और तेल का जो खर्च है वो भी बहुत ही मामूली था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों और परिजनों, जो गुरुजन होते हैं, तो उनकी भी सेवा का जो भाव होता है वो भी उनके अंदर पैदा होना चाहिए, और अध्ययन करवाना भी एक आवश्यक अंग था। फिर उस समय स्वतंत्रता संघर्षों के जितने भी सेनानी थे तो वो अक्सर जेल जाया आया करते थे। कभी जेल में जाते थे, कभी जेल से रिहाई मिल जाती थी। तो अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने बताया है कि सैनिकों का जेल में आना जाना लगा रहता था, इसलिए रोज़ किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ ही जाती थी। देश के स्वतंत्र होने के बाद उनमें से कुछ दिल्ली चली गईं और कुछ ने विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ी स्कूल में एडमिशन ले लिया। केवल राजेंद्र बाबू ही अपवाद बचे रहे। मतलब उनकी जो पौत्रियां थी वही इस छात्रावास में बाकी रह गईं। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं, मतलब महादेवी वर्मा को स्वयं ये चिंता होने लगी कि अब मैं इतने बड़े राष्ट्रपति की पौत्रियों को इतने मामूली से छात्रावास में कैसे रखूं। तो उन्हें इस बात की चिंता होने लगी। तो एक मर्तबा उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इस बारे में कहा। तो राजेंद्र प्रसाद के ये बोल थे, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन भी मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। मतलब कहते हैं कि मेरी पौत्रियों को आप उसी जो छात्रावास है वहीं पर आप रखिए, वहीं रखकर तालीम दीजिए। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब उनके वज़ीर आज़म, राष्ट्रपति बन जाने के बाद भी, प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद भी उनकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल वैसी ही सादगी भरी जो ज़िंदगी थी वो व्यतीत करती थी। तो उनके बारे में बताया है, जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से मिला हुआ रसोई घर तैयार हो गया, तब वे राष्ट्रपति भवन में आईं। अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पहले पति, परिवार और उनके परिजनों को खिलाने के बाद सबसे आखिर में ये जो उनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी वो खाना ग्रहण करती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात ना बताऊं तो ये कथा अधूरी रह जाएगी। फिर यहाँ पर महादेवी वर्मा बताती हैं कि एक मर्तबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पत्नी हैं उन्होंने मुझसे कहा कि महादेवी वर्मा, तुम हमारे यहाँ हमसे मिलने के लिए आओ, लेकिन अपने साथ सूप लेते हुए आना। तो वो सूप कैसा था? सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं जो चावल और गेहूं को छानने और पछोरने में काम आते हैं। ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। तो तुम मेरे लिए 12 सूप लेकर अवश्य आना। तुम मुझसे मिलने तो आओ, लेकिन ये सूप लेते हुए आना। तो फिर उसके बाद होता यह है कि महादेवी वर्मा उनकी आज्ञा का पालन करती हैं और ट्रेन में फर्स्ट क्लास के डब्बे में 12 सूप, गेहूं और चावल को पछोरने और फटकने वाला जो सूप होता है तिनके का,
वो लेकर जब वो प्रथम श्रेणी के डब्बे में पहुंचती हैं तो लोग उनको बहुत हैरत से देखते हैं कि इतने मतलब फर्स्ट क्लास के सफ़र में इतनी मामूली सी चीज़ लेकर ये क्यों सफ़र कर रही हैं। फिर और ज़्यादा आश्चर्य की बात उस वक्त उनको लगती है कि जब स्टेशन पर राष्ट्रपति जी की गाड़ी उनको लेने के लिए आती है और जितनी भी गाड़ियाँ आती है सबके ऊपर ये जो सूप है, सिरकी के सूप है, ये रखे हुए जाते हैं। तो उस वक्त सबकी आंखें विस्मय से खुली के खुली, हैरत से खुली के खुली रह जाती है, क्योंकि ऐसी भेंट लेकर ना कभी कोई आया और ना ही कोई आएगा। यहाँ पता है पास राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें भी विस्मय से यानी हैरत से खुली के खुली रह गई। और जैसे ही वो राजेंद्र बाबू की पत्नी से मिलती हैं तो वो उनको अपनी बाहों में उनको गले से लगा लेती हैं। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन उपवास रखते थे और जिस दिन महादेवी वर्मा उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचती है, इत्तेफाक से वही दिन उनके उपवास का होता है। तो अब राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी ये सोचने लगते हैं कि हम अपने अतिथि को क्या खाना खिलाएं, क्योंकि उपवास में तो बहुत सादा खाना खाया जाता है। तो उनका ये सोचना स्वाभाविक था कि हमारे यहाँ पर कोई मेहमान आया है तो हम उन्हें अपने साथ सादा खाना कैसे खिलाएं, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात थी। तो उनकी चिंता को देखते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि राजेंद्र बाबू आप जैसा खाना खाएंगे मुझे ही वैसा ही खाना है। मेरे लिए आप कोई अलग से किसी भी तरह के अच्छे भोजन का प्रबंध मत कीजिए। फिर उसके बाद बताया है कि फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा जो उनका उपवास था वो आम दिनों के भोजन की अपेक्षा थोड़ा सा महंगा हो गया था, क्योंकि उस दिन भांति भांति मतलब तरह तरह के फल भी थे, मेवे भी थे, मिठाइयाँ मिष्ठान भी थी जो एकत्र करके एक जगह रख दी गई थी। तो फिर कहते हैं कि मुझे आज भी वो शाम नहीं भूलती जब एक सामान्य आदमी की तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ज़मीन पर बैठ गए थे और उन्होंने अपने जो उनका व्रत था, उपवास था, वो उन्होंने तोड़ा। तो यहाँ पर बताया है कि आसन पर बैठकर भी उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर परायाण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होंठों पर बच्चों जैसी एक बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। फिर बता रहे हैं, आखिरी पैराग्राफ है ये, जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली, मतलब देश रत्न का अवार्ड दिया गया। और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया, मतलब ऐसा इंसान जिन्हें शत्रु या दुश्मन कभी भी हरा नहीं सकता। हमेशा राजेंद्र प्रसाद बाबू की ही जीत होगी। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। कह रहे हैं क्या भगवान ने, महादेवी वर्मा यहाँ पर ये कह रही हैं, क्या भगवान से ऐसा सांचा टूट गया है जिसमें इस तरह के सरल स्वभाव के व्यक्ति ढला करते थे। क्योंकि आज के ज़माने में अब वो देख रही हैं कि हर जगह पर छल है, कपट है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो आज के ज़माने में वैसी स्थिति या वैसे व्यक्ति क्यों नहीं हैं जैसे व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि वो तो देश के राष्ट्रपति थे, मगर फिर भी उन्होंने बहुत सादगी भरी, बहुत सरलता वाली ज़िंदगी गुजारी। तो यहाँ पर है ये संस्मरण राजेंद्र बाबू से। तो बच्चों, ये महादेवी वर्मा जी का एक रेखा चित्र था जिसका विषय है अनोखे राष्ट्रपति। इसमें यहाँ पर इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता और उनके सरल स्वभाव के बारे में महादेवी वर्मा ने बिल्कुल आसान शब्दों में उनका रेखा चित्र किया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अनोखे राष्ट्रपति ये जो पाठ है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे भी याद रखिए। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।